पिछला क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इंटरफेस मीडियम से होकर रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लाए थे 1 म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 और ए म्यू जी इक्वल टू 1 बाई जी म्यू ए, ये ना था 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू ए। आज हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। मान लो स्लैब है, ग्लास स्लैब, मान लेते हैं यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, मान लेते हैं एयर मीडियम है और ये किसका बना हुआ है? मेड ऑफ ग्लास ना। इसका मतलब रेयर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में, और रेयर से जब डेंसर में आता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या छोड़ दो ऐसे दिखा दो। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, है ना। अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो सीधा आ जाता। इसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे। तो पूरा एंगल कितना के इक्वल होगा? आई के इक्वल। तो यहाँ तो देखो तो कितना से डेविएट किया, आई माइनस ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा के इक्वल होगा। तो कहता है जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इस स्थिति में प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ये ना। व्हेन a ray of light passes from one medium to the another medium, ये जरूरी नहीं है कि रेयर से डेंसर में जाएगा या डेंसर से रेयर में जाएगा। यहाँ देखो रेयर से डेंसर में गया था आई माइनस, अगर डेंसर से रेयर में जाता था आर माइनस आई, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाता है? ज़्यादा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बड़ा ज़्यादा है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। टू द अनदर मीडियम, then in this case angle between the produced incident ray and refracted ray is known as angle of deviation। अब डेल्टा का हमको वैल्यू निकालना है। एयर से किस पे गया? ए म्यू जी, और स्नेल का लॉ क्या कहता है? व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, then sign of the angle of incidence and sign of the angle of refraction have a constant ratio, and this constant quantity is known as refractive index of the second medium relative to the first medium, ये ना। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में। और एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेते हैं उसको क्या बोले थे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आर, और इसको बोले थे क्या लिखेंगे? म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1 मान लेते, ग्लास का कितना है? म्यू है, म्यू बाय 1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और लिख सकते हो साइन आई बराबर म्यू साइन आर। हमको किसका वैल्यू चाहिए? आई माइनस आर। यहाँ केवल क्या है? साइन आई है, तो ऐसा कर सकते हैं साइन आई माइनस साइन आर इक्वल टू म्यू साइन आर माइनस साइन आर ना। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन आर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? म्यू माइनस 1 इंटू साइन आर, और साइन आई माइनस आर बाई 2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 साइन आर बाय 2 कॉस आई प्लस आर बाई 2, और आई माइनस आर किसके इक्वल? तो साइन डेल्टा बाई 2 बराबर म्यू माइनस 1 साइन आर बाय 2 कॉस आई प्लस आर बाई 2। यही वैल्यू चला आया। आई आर और म्यू का अगर वैल्यू मालूम रहेगा तो डेल्टा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब एक ही बताइए, ये रे तो तिरछा इंसिडेंट हुआ, रे नॉर्मल तो यहाँ डाले थे। अगर रे नॉर्मल इंसिडेंट रहता, सीधा ऐसे आता, तो आई का वैल्यू क्या होता? 0 होता। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो आर का भी वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा, यही होगा। अब देखो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट और रे, यही मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है? 2 है। ये सीधा आ रहा है, इसका मतलब आई का वैल्यू क्या है? 0। देखिए तो इधर से जब इंसिडेंट होगा तो आई का वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बाय साइन आर, साइन 0 इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू साइन आर, सो साइन आर, साइन 0 0 बाय 1 म्यू 2 समथिंग बाय 0 0, सो आर इक्वल टू 0। तो कहता है कि जो रे नॉर्मल इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन तो होता है। रिफ्रैक्शन होने का मतलब है, रिफ्रैक्शन में 2 चीज़ होता है। स्पीड ऑफ द लाइट क्या करता है? डिक्रीज करता है ना। लाइट का स्पीड क्या होता है? घटता है, और डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहाँ डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। तब नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए आई का भी वैल्यू 0 होता है और आर का भी वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि डेविएशन नहीं होता। तो पूछेगा कि कोई भी रे जब किसी सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो उसके लिए डेविएशन का वैल्यू क्या होगा? बोलेंगे कोई डेविएशन नहीं होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। केवल चेंज क्या करता है? उसका स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो कहता है रिफ्रैक्शन के लिए 2 कंडीशन है, स्पीड घटे तो भी रिफ्रैक्शन, डायरेक्शन चेंज हो तो भी क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन होता है, यही ना। कोई दिक्कत? अब देखिए बताए थे रिफ्रैक्शन हमको क्या क्या चीज़ से पढ़ना है? स्लैब से, प्रिज्म से,
लेंस। तो लेंस किसको बोलते हैं? कहता जिसका एक मिनिमम वन रिफ्रैक्टिव सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। तो पहले कैसे सरफेस से पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन? स्फेरिकल सरफेस से। तब किससे निकालेंगे? लेंस से। तो लेंस एक अलग चैप्टर हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्लैब से होकर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्लैब। इसी में हम लोग निकालेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ग्लास का कोई स्लैब है जिसका थिकनेस T है। यहाँ पर नॉर्मल डालते हैं, यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट हो, कितना एंगल पर, अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो सीधा जाता। इस रे को क्या बोलोगे? प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे। मान लेते हैं ये एयर मीडियम है और ये किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? और अब जिस मीडियम से चला था फिर तो उसी मीडियम में जा रहा है। तो आप पढ़े थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों क्या होता है? इक्वल हो जाता है। इसका मतलब इमर्जेंट रे और प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एक दूसरे का क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। अब एक ही बताइए, कतई जो रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। लेकिन एक चीज हुआ है, ये रे शिफ्ट कर गया, यहां नहीं किया। इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और इस शिफ्ट के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इतना। और इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कहता है कि रे जितना ज़्यादा झुका रहेगा, ये नॉर्मल से जितना दूर होगा, उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? अधिक होगा। और जो रे नॉर्मल के जितना करीब होगा, लेटरल शिफ्ट क्या होगा? कम होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा, यही ना? अगर सीधा यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो आर का वैल्यू 0 होगा। जब आर का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब है कि उसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। तो कह सकते हैं नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। उसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा? 0 होगा। इसी डायरेक्शन में रे चला आएगा, नहीं? अब देखो, मान लेते हैं इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर? म्यू के बराबर। अब देखो रे कैसे कैसे गया? P Q R S, मान लेते T, इसको मान लेते H, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, है ना? अब ये कितना एंगल बनाएगा? डिस्प्लेसमेंट है। चल, कहता व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड अनदर मीडियम टू द फर्स्ट लाइक मीडियम, दैट इज एयर। एयर से चला था फिर किस में? एयर। देन इन दिस केस द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड दैट इज इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस रे को क्या बोलेंगे?
इमरजेंट रे। जिस मीडियम से चला था फिर उसी मीडियम में क्या हो गया, वापस चला आया, तो ऐसे रे को क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। पहले इसको डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए इधर दिखाई दे रहा है, नहीं, a ray of light passes from one medium, देखिएगा इधर भी पिक्चर तो नहीं कट रहा है, to the another medium, and another medium to the first like medium. Then in this case the least distance between the produced incident ray and refracted ray या इमरजेंट रे is known as lateral displacement कहीं दिक्कत? अब इसका कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा से कहाँ तक दिखाई दे रहा है ये बता तो। हाँ, यहाँ दे रहा है, नहीं, थोड़ा सा इसको अथी करो, एडजस्ट करो ना, अप्रेस करो ना, ये गड़बड़ा देता है। इधर देखो, अप्रेस देखो तो, पूरे। अब यहाँ से देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो ये एयर से किस पे गया रे ऑफ लाइट, इसके लिए अच्छा पहले एक ही बताओ, हमको निकालना क्या है, आर एच, कैसा ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये एंगल कितना के इक्वल होगा, आई माइनस आर, एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा, आई माइनस आर, ये ना होगा। अब बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये आई माइनस आर एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। हमको निकालना है परपेंडिकुलर, ना तो मालूम है हाइपोटेनस, ना तो मालूम है बेस, इस ट्रायंगल से नहीं निकलेगा। अभी भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है। अगर ये एंगल लेते हैं, हमको बेस मालूम है कितना, अब बेस अगर मालूम है तो इससे हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा वही इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से हाइपोटेनस निकालते हैं, हमको मालूम बेस है, कॉस ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एम, सिंस कॉस आर इक्वल टू बी बाय एच, बी इक्वल टू क्यू एम, एच इक्वल टू क्यू आर,
और कॉस आर इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू टी बाई क्यू आर, और क्यू आर इक्वल टू टी बाय कॉस आर, और 1 बाय कॉस इक्वल टू सेक आर। एक इक्वेशन। हाइपोटेनस मालूम हो गया। इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वही इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस है। अब इसमें लगाते हैं। अब देखो, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एच, यहाँ पर देखो मालूम क्या है, हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, साइन लेंगे, लेकिन एंगल कौन सा लेंगे, बराबर पी बाय एच, और साइन आई माइनस आर इक्वल टू पी कितना की इक्वल आर एच, और एच कितना की इक्वल क्यू आर। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आर एच इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना आया है टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब एक ही देखो, जैसे जैसे आई का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे आर का भी वैल्यू चेंज करेगा, और आई और आर जब चेंज करेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब कंडीशन देखो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, और नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए आई इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है 0। ये डायरेक्शन चेंज नहीं होता है जो भी रे नॉर्मल इंसिडेंट होता है। तब देखो तो आर एच का वैल्यू क्या होगा, टी सेक 0 इंटू साइन 0 माइनस 0, और साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0। तो कह सकते हो कि नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये ना। अब देखो फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट रे, इस पर पिक्चर बनाना चाहते हो तो पिक्चर यहाँ पर दे दो। ये स्लैब है जिसका थिकनेस टी है, और ये डायरेक्ट ऐसे है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिटर्न कर जाएगा। फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, अब देखो ग्रेजिंग इंसिडेंट रे हुआ क्या, इसका थिकनेस टी है, इस सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रहा है, ऐसे टच करते हुए, तो आई का वैल्यू नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो ग्रेजिंग इंसिडेंट रे के लिए आई का वैल्यू कितना 90 डिग्री। सिंस आर एच इक्वल टू टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, सेक आर इंटू साइन आई का वैल्यू 90 माइनस आर, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस आर, और सेक इंटू कॉस 1 के इक्वल, तो आर एच का वैल्यू कितना चला गया ठीक। तो कहता है ग्रेजिंग इंसिडेंट रे के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उस स्लैब के थिकनेस के बराबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू कितना और मैक्सिमम वैल्यू कितना स्लैब के थिकनेस के बराबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है।
तो कहता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होता है और ग्रेजिंग इंसिडेंट रे के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू स्लैब के थिकनेस के क्या होता है, इक्वल होता है। कोई दिक्कत भी? अब इसी में देखो एग्जाम्पल जैसे देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल है 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी यदि इस स्लैब का थिकनेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जरूरत भी नहीं, एक ग्लास का थिकनेस कितना मीटर के बराबर हो, तो पूछेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा। टी कितना है, 2 सेक 30 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 30 कॉस 30 कितना होता है, √3 बाय, तो सेक कितना के बराबर 2 बाय साइन 30 हाफ इंटू हाफ ई कैंसिल, 2 बाय √3 1.7, यानी अभी कट के कितना आ जाएगा 1. 1.15 आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो relation between real depth and apparent depth. Also find the apparent shift अब देखो ये होता क्या है, जैसे कहीं तालाब में देखते हो तो स्विमिंग पूल सबका बॉटम दिखाई देता है ना ऊपर से देखने पर, तो उसमें अगर कोई चीज़ गिराते हो तो एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाता है, कुछ क्या लगता है उठा हुआ। जैसे टब में पानी भरा हुआ है उस पर अगर सिक्का को गिराते हो तो सिक्का कहाँ दिखाई देता है, उठा हुआ, ये ना। तो वो जो जितना उसका रियल में गहराई है वो रियल डेप्थ कहलाया, और जितना डेप्थ में वो दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, एपरेंट डेप्थ कहलाता है। तो दोनों के बीच क्या निकालना है हमको, रिलेशन निकालना है।
मान लेते हैं इसके बॉटम पर कोई पॉइंट P या P पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट या क्वाइन है। इस पर एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है। मान लो ऑब्जेक्ट का डेंसर मीडियम है और देखता कहाँ से है? और रेयर मीडियम से। तो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? दो रिफ्लेक्टेड रे या दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं क्या बनेगा? इमेज। तो यहाँ पर एक सीधा रे भेजते हैं और जो नॉर्मल इंसिडेंट होता है उसमें कोई उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता। यहाँ से देख रहा है, एक दूसरा रे इस डायरेक्शन में चला, मान लो कितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, यही इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब दो मीडियम वहाँ पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। और जब भी रिफ्रैक्शन होता है इंटरफेस पर होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना आई। जब ये एंगल आई है, ई लाइन और ई लाइन पैरेलल है, तो ई भी एंगल कितना के इक्वल होगा? आई के इक्वल होगा। लेकिन रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या किया? बेंड कर लिया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब जाता है तो कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम है ना। इसके तुलना में ही क्या है? रेयर है, इसीलिए इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लेते हैं ये एंगल कितना, तो एक रे ई है रिफ्रैक्टेड, दूसरा रे ई है, दोनों क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो दोनों आगे कहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि रियल में जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो रियल इमेज का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रे और इमेज बनाने के लिए आपको बताए थे कि इस स्थिति में रे को क्या करते हैं? सेंट बैक ना। तो यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करता है ऊपर से देखने पर P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिखाई देगा? P1 पर दिखाई देगा। मान लेते P E Q E R है, इसको मान लेते H है। अब यहाँ से देखिए, मान लेते इस टब में कितना वाटर भरा हुआ है या ऑयल है। कैसा ऑयल है? जो ट्रांसपेरेंट है, यानी तो एच से जो P का डिस्टेंस होगा वो रियल डेप्थ होगा। लेकिन दिखाई कहाँ देता है? डेप्थ कहाँ से लेते हैं? अपर पोर्शन से। और एच से जो P1 का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एपरेंट डेप्थ होगा। यानी मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। ये कौन सा मीडियम है? एयर है। इसको मान लेते हैं क्या है? वाटर है या लिक्विड है, यही ना, चाहे वो ऑयल हो। अब देखो रे ऑफ लाइट वाटर से किस में गया? एयर में। चूँकि W म्यू A इक्वल टू साइन आई बाय साइन आई। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किस मीडियम के कारण बैंड किया? जो बैंड करने का काम करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। ये अवे फ्रॉम जो नॉर्मल हुआ किस मीडियम के कारण? एयर के कारण। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो म्यू एयर बाय म्यू वाटर इक्वल टू साइन आई। इस ट्रायंगल में देखो P यही 90 डिग्री है ना। अगर ये आई एंगल लेते हैं तो P यही होगा परपेंडिकुलर QH, है ना।
P बाय H, H कितना के बराबर, PQ बाय साइन R। अगर ये एंगल R है तो ऑब्वियस है EB एंगल किसके बराबर होगा, क्योंकि ई लाइन और ई लाइन पैरेलल है, ये रेखा कट करता है तो ER और ER दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल में साइन R P QH बाय H, यहाँ पर H कितना के बराबर, P1Q, ई कैंसिल, तो क्या लिखेगा P1Q बाय PQ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का कितना माने हैं म्यू, कितना के बराबर, बाय PQ। हाइट या डेप्थ जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये क्या है डायगोनल, इसका मतलब ये हाइट या डेप्थ नहीं हो सकता है। अब यदि बोले कि Q पॉइंट किसके नियर हो, H के नियर हो, इफ पॉइंट Q एंड H आर वेरी क्लोज टूगेदर, क्लोज टूगेदर, देन कहता है यदि Q किसके करीब हो, H के, तो कह सकते हो P से Q का डिस्टेंस वही होगा जो P से किसका डिस्टेंस होगा, H का। देन PQ किसके करीब होगा, एंड P1Q किसके करीब होगा, Q के प्लेस पर क्या आ गया, H आ गया, ये ना आया। इक्वेशन मान लेते हैं कितना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 बाय म्यू इक्वल टू P1H बाय PH और म्यू इक्वल टू PH बाय P1H। PH क्या बताता है, और रियल डेप्थ, और P1H क्या बताता है, एपरेंट डेप्थ। तो म्यू इक्वल टू और रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अब म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है T, एपरेंट डेप्थ कितना की इक्वल, सो एपरेंट डेप्थ P1H इक्वल टू T बाय म्यू। एक इक्वेशन इसको कह दीजिए, ये कितना हो गया, हमको निकालना है एपरेंट शिफ्ट निकालना है। यहाँ से देखते हैं तो वास्तव में ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ पर दे रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया P से कहाँ पर। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर अभी रह रहे हैं, कुछ दिन के बाद अपना क्वार्टर चेंज करके दूसरे जगह चले गए, तो कोई आएगा तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ नहीं रहता, वहाँ शिफ्ट कर गया है। ऑब्जेक्ट है तो P पर, लेकिन ऑब्जर्व कहाँ कर रहा है, देख कहाँ पर है, P1 पर। तो P से P1 का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एपरेंट शिफ्ट। सिंस एपरेंट शिफ्ट इक्वल टू PP1, और इसको लिख सकते PP1 को PH माइनस P1H। ये पूरा में इसको घटा दिए, यही चीज़ ना बचा, पूरा कितना है T माइनस T बाई म्यू, डेट इज T1 माइनस 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, ये स्लैब में भी काम आ जाएगा। स्लैब में जैसे काम कैसे आएगा देखिए कि और बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई डॉट है ना,
और इसके ऊपर कोई पेपर या कोई टेबल पर डॉट है, उसके ऊपर स्लैब को रख देते हैं। स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, कितना है, टी। जब ऊपर से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, कहीं यहाँ दिखाई देगा ना। तब उस वक्त एपेरेंट शिफ्ट क्या लिखेगा, मान लीजिए स्लैब का थिकनेस कितना है, 2 मीटर, और इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना के इक्वल हो, 1.5, मान लेते हैं कि इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। पी पॉइंट कहाँ ऑब्जर्व, कहाँ देखेंगे, P1 पर। तो एपेरेंट शिफ्ट कितना के बराबर होगा, सिंस PP1 इक्वल टू T1 माइनस 1/μ, टी कितना की इक्वल, या 6 ले लीजिए, 6 मीटर, 1 माइनस 1/μ 1, है ना। या इसको लिख सकते हैं 3/2, 3/2, 2 कहाँ चला गया, तो क्या आ जाएगा 6, आई कितना के बराबर आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर। जब शिफ्ट हुआ 2 सेंटीमीटर तो इसका एपेरेंट डेप्थ कितना के बराबर होगा, ये पूरा है 6 सेंटीमीटर, ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, तो ऊपर से कितना एपेरेंट डेप्थ हुआ, 4 सेंटीमीटर ना होगा। दूसरा चीज, इस तरह का भी सवाल हो सकता है, मान लेते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसके फर्दर सरफेस को, ऑब्जेक्ट से जो दूर वाला सरफेस है उसको क्या किए, सिल्वर कर दिए। तो सबसे पहला बात, अगर ये सिल्वर है तो मिरर की तरह काम करेगा। अब पहले इसका इमेज नहीं बनाएंगे, पहले इस साइड से देखेंगे तो सिल्वर फेस यहाँ दिखाई नहीं देगा, इस सिल्वर फेस कहाँ दिखाई देगा, कहीं यहाँ दिखाई देगा। जितना ये आगे दिखाई देगा वही एपेरेंट शिफ्ट के बराबर हुआ, और एपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला हमको पता है ना। इसका मतलब मिरर का काम कौन करेगा, ई करेगा। कितना डिस्टेंस पर करेगा, T1 माइनस 1/μ, यही ना। अगर इसका थिकनेस हमको पता है कितना है, मान लो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब कहता है इस सतह से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो पूरा है 10 सेंटीमीटर, ये निकल गया 4 सेंटीमीटर, टी हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस पर यू, तो इस मिरर से, प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आता है उतने डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा नहीं। तो वहाँ भी शिफ्ट का हमको काम पड़ेगा। आज यहाँ तक रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड एपेरेंट हाइट, उसमें भी शिफ्ट निकालेंगे। फिर सनसेट और सनराइजेस के बारे में बताएंगे कि सनसेट जो है हम लोगों को कुछ समय पहले ही लगता है कि सनसेट हो चुका है, जबकि एक्चुअल में सनसेट होता नहीं है, उस समय कुछ समय बाद होता है। कि उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। सनराइजेज में होता है क्या कि जब सनराइजेज हो, माना सनराइज जब करता है उसके 2 मिनट पहले ही लगता है हम लोग को कि सनराइज हो गया, लेकिन वास्तव में होता नहीं। और डेप्थ जिस वक्त होता है उसके 2 मिनट बाद एक्चुअल में डेप्थ होता है, लेकिन नहीं, उसके 2 मिनट पहले ही डेप्थ हो जाता है, लेकिन हम लोग को क्या लगता है सनसेट हो चुका है। उसका कारण बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो होता है बहुत सारा एयर पार्टिकल रहता है, जिसके कारण इसका मीडियम क्या है, डेंस हो गया ना। यहाँ पर मान लेते हैं सन है, जब यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर से भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं 12 बजा, 9 बजा, 6 बजे सनराइज देखते हैं, और सनसेट भी क्या
6 क्या हुआ PM, आई क्या AM, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 AM, 10, 11, 12, ये तो 12 ही होगा। काउंटिंग कैसे गड़बड़ा गया है? यहाँ क्या लें, दोपहर लें। अच्छा देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम करते हैं। अब यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पर देखिए 6 ने बजा, जैसे ही रेयर से कहाँ आ रहा है, डेंसर में, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और रेयर से जब डेंसर में आता है, यहाँ पर अगर नॉर्मल डालिएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑब्जर्वर को पता चला। वास्तव में 6 कहाँ बजेगा, जब ई रे यहाँ पर आएगा, नहीं, लेकिन सूर्य उदय के पहले ही जो रे वहाँ से चारों ओर जो फैलता है वायुमंडल में, वो रेयर से जैसे ही डेंसर में आता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसके आँख में जा रहा है, तो लग रहा है कि सूर्य उदय हो गया, सनराइज हो गया। तो जो सनराइज जो दिखाई देता है लगभग 2 मिनट क्या होता है, पहले होता है। अब देखिए एक्चुअल में 6 तो यहाँ बजा, यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तो 6 तो यहाँ बजेगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही गया, रेयर से किस में गया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर इधर पहुँच। लेकिन सनसेट हुआ है 2 मिनट बाद, लेकिन हमको सनसेट दिखाई देता है 2 मिनट पहले। इसके बारे में बताएंगे, अगला क्लास में बताएंगे।